हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 हमारे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी करी, दूसरे में हमने अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करे। अब इस लेक्चर में भी हम दो कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, दो टॉपिक करने वाले हैं। पहला टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट्स। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बहुत ही उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों के दोनों मान के चलिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही रेलिवेंट होने वाले हैं, इसलिए अच्छे तरीके से सुनिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें और सी एस एग्जीक्यूटिव की नए सिलेबस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे। तो लिंक से डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस जो हैं हमारे बिजनेस में, तीन तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू। एक्चुअली में कैटेगरी तो दो ही होती है। रेवेन्यू और कैपिटल के इन बिटवीन एक सब कैटेगरी होती है, जो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू है, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है जी, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको डेफर्ड रेवेन्यू, और क्यों मैंने ऐसा बोला कि भाई कैटेगरी तो दो ही है, पर तीसरा जो है इन्हीं से, इन दोनों से ही डिराइव हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कौन से एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं? मतलब जो पैसा हमने खर्च किया, हमारी जेब में से जब मनी स्पेंड होती है, जब हम मनी स्पेंड करते हैं, तो उसको कब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का दर्जा दर्जा देते हैं। ठीक है जी, कब, जब मनी स्पेंड करते हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है जी, तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब जब कहते एक हमारे को कोई हमने पेमेंट करी है, पैसा खर्च किया है, जिसका जो बेनिफिट है ओवर ए नंबर ऑफ पीरियड, ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अगर हमें हो रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब एक साल से ज़्यादा के लिए किसी पेमेंट के लिए हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट और विच इज रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब देखिए, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से, आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ। चलिए लिखिए जरा फटाफट। कब एक एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है? सबसे पहले नंबर एक, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, एक एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कब माना जाता है? नंबर एक, पेमेंट इनकर्ड प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी, एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट जहां पे प्रोवाइड होता है, उसको हम, उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नंबर टू, एक्विजिशन ऑफ एसेट, हमने कोई एसेट खरीदी है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब कुछ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही एग्जांपल्स हैं। नंबर तीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट, हमने बिल्डिंग बनाई, प्लांट बनाया, है ना, मशीनरी बनाई, कोई फर्नीचर फिक्सचर बना लिया हमने, फर्नीचर में फिक्सचर, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
नंबर 4, मनी स्पेंट increases the वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। मान लीजिए मैंने इस लैपटॉप पे कुछ पैसा खर्च किया। ये पैसा खर्च करने से इस एसेट की वर्किंग लाइफ बढ़ गई। जहां मुझे लगता था कि ये लैपटॉप 4 साल चलेगा, अभी मुझे लगता है 6 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 8 साल चलेगा। तो ये मनी स्पेंट जो की है, इसको हम क्या दर्जा देंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लास्ट, मनी स्पेंट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट। ठीक है जी। जो पैसा हमने खर्च किया, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, एसेट की जो अर्निंग कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, बिजनेस एंटिटी की, सॉरी, अर्निंग कैपेसिटी थी जो एसेट की, सॉरी, बिजनेस के लिए, वो बढ़ गई। ठीक है। अब मान लीजिए एक रूम था, हॉल था, सॉरी, रूम या हॉल जो भी है, ठीक है, जहां पर मान लीजिए हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर हमने क्या किया, रूम को या हॉल को बड़ा कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, 20 बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी जो है और बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, हमारी अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो वो क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। कोई मशीन है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 1 लाख यूनिट के लिए थी, 1 लाख यूनिट के लिए थी। अब क्या हुआ, अब उस पर हमने पैसा खर्च किया कुछ, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन कैपेसिटी 25,000 यूनिट के साथ बढ़ गई। तो अब प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट से 1,25,000 के लिए हो गई। तो ये क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब पांचों में से इन किसी भी एक कैटेगरी में हम फॉल कर गए, पेमेंट जो फॉल कर गई, वो क्या हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है जी, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए एग्जांपल्स, यही है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। एक्विजिशन में आ गया मनी पेड फॉर गुडविल, मनी पेड फॉर गुडविल लाइक द राइट टू यूज द एस्टेब्लिश नेम ऑफ द आउटगोइंग फर्म, है ना। हमने किसी फर्म का, एस्टेब्लिश फर्म का, अच्छी चलती हुई फर्म का नाम खरीद लिया, तो इससे क्या होगा, सिंस इट विल अट्रैक्ट द ओल्ड फर्म कस्टमर, है ना, उसके जो कस्टमर है वो हमारे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी सेल और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद, ऑल सम spent up to the point an asset is ready for use should be attracted as an capital expenditure। कैसे, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, फीस पे टू द लॉयर फॉर ड्रॉइंग ए परचेज डीड। अब ये जो परचेज डीड के लिए, ठीक है, आपको पता है एसेट रेडी टू यूज तक के, एक चीज और याद रखना, जो एसेट रेडी टू यूज तक के जो खर्चे होते हैं, एसेट रेडी टू यूज तक के जो खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज हो जाते हैं, वो कैपिटलाइज हो जाते हैं। कैपिटलाइज मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाते हैं। अब ये जो खर्चा दिया हुआ था, यहाँ पर, यहाँ पर ये जो खर्चा दिया हुआ था, फीस पेड टू द लॉयर फॉर ड्रॉइंग ए परचेज डीड ऑफ द लैंड, मतलब लैंड की जो हमने परचेज करी, लैंड परचेज करने पर, लैंड परचेज करने पर हम जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसको, लॉयर को। अब उसने जो कागज बनाने के लिए जो पेमेंट हमने उनको करी, तो वो क्या है एक्चुअली में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा। ठीक है जी।
उसके बाद ओवरऑलिंग हो गया, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, ठीक है। कार्टेज पेड किया है ब्रिंगिंग द मशीनरी टू द फैक्ट्री फ्रॉम द सप्लायर प्रीमाइसेस। मतलब इन शॉर्ट जो मैंने आपको बोला कि ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी खर्चा हुआ है अप टू द डेट ऑफ एसेट रेडी टू यूज़, रेडी टू यूज़ तक के जो भी खर्चा होगा, मशीन मशीन को इंस्टॉलेशन का, मशीन की रिपेयर अगर करवाई है, पुरानी मशीन खरीद के हमने उसकी रिपेयर करवाई है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ जी, पुरानी मशीन खरीद के हमने उसे रिपेयर करवाई है, रेडी टू यूज़ तक के लिए जो भी खर्चा होगा वो होगा। ओवरऑलिंग करवाई है कुछ, है ना, जो भी कुछ अपना कार्टेज वगैरह कोई पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन का पे किया है, किसी को कमीशन दिया मशीन खरीदने के लिए, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है जी, ये होता है जी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये सब कुछ आ जाता है। आगे चलिए बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी, जैसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सुना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम खर्च करते हैं हुज बेनिफिट एक्सपायर विद इन ए ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जिस साल हम पैसा खर्च करते हैं उसका बेनिफिट उसी साल ही एक्सपायर हो जाता है। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर आप इन शॉर्ट कह सकते हो कोई भी जो पैसा खर्च किया है जिसका जो बेनिफिट है विद इन 12 मंथ्स एक्सपायर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, एक्सपेंसेस विच आर इनकर टू मेंटेन द, यानी जो पैसा हम खर्च करते हैं वो किस लिए? मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कैसे? अब देखिए, आप लोग गाड़ी की सर्विस करवाते हो, टू व्हीलर है आपके पास, एक्टिवा, बाइक, कार, है ना, तो इसकी हम सर्विस करवाते हैं किस लिए? मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। क्या सर्विस करवाने से, रिपेयर करवाने से एसेट की अर्निंग कैपेसिटी या लाइफ बढ़ जाती है? बिल्कुल नहीं। मेंटेन करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं। वो कि भाई जितना उसकी कैपेसिटी है काम करने की, मतलब जो बेनिफिट देने की, एटलीस्ट उतना तो दे ना, है ना, जितना हम उससे मैक्सिमम काम ले सकते हैं एटलीस्ट उतना तो लें। ठीक है, जो उसकी कैपेसिटी है। तो इसलिए हम लोग सही समय पर कहते हैं ना, सर्विस करवानी चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस गाड़ी मांगती है तो उसे देनी चाहिए, करना चाहिए, उसे मेंटेन अच्छे से करना चाहिए। तो मेंटेनेंस के लिए जो भी कॉस्ट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट इनकर्ड टू कीप देम इन वर्किंग कंडीशन, है ना। अब देखिए, मान लीजिए कार है, उसका टायर पंक्चर हो गया, ठीक है, टायर पंक्चर हो गया, तो अब आप उसने जो भी अपने पैसा उसके ऊपर पंक्चर के ऊपर खर्च किया, ठीक है, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि आपने उसको, उसके ऊपर जो भी ये खर्चा किया है उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किया है। ठीक है जी, वर्किंग कंडीशन के लिए किया है। ठीक है जी, उसके अलावा जो डे टू डे रूटीन के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेकरिंग रूटीन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कि हम लोग सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं। बिजनेस एंटिटी के जो रूटीन के एक्सपेंडिचर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रूटीन एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे बिजनेस प्रोसीडिंग के लिए, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए हम लोग खर्च करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, वेजेस, सैलरी, रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, है ना, सैलरी, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, अपना सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन की कमीशन, और डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ठीक है ना, ये भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि अगर एक एसेट है, एसेट को हमने खरीदा, उससे 5 साल बेनिफिट होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने एसेट की कॉस्ट को अपोर्शनेटली बांट लिया, प्रपोर्शनेटली बांट दिया उसकी लाइफ में।
तो ये जो हर साल जो हम बेनिफिट दे रहे हैं, ये 1 साल का हमें बेनिफिट हुआ, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। जो 1 साल की डेप्रिसिएशन बन रही है इसकी प्रोपोर्शनटली, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर, या फिर कह सकते हो विच हुज बेनिफिट्स आर एक्सपायर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 12 मंथ्स। ठीक है। और जो मनी स्पेंड करते हैं टू मेंटेन द एसेट्स, टू डिफेंड द ऑनरशिप ऑफ एन एसेट, एक चीज और ऐड कर लीजिए, टू डिफेंड द ओनरशिप ऑफ एन एसेट। वो कैसे? मान लीजिए कोई केस वगैरह हो जाता है, कोई कहता है कि ये एसेट मेरी है, आप कहते हो नहीं मेरी है। ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्या करते हो? एक्सपेंडिचर इनकर करते हो। उसके ऊपर आप एडवोकेट को अपॉइंट करते हो कि नहीं, ऑनरशिप क्लेम करने के लिए। ठीक है। तो इस केस में ये जो जो भी फीस वगैरह हम एडवोकेट को पे करेंगे, चार्जेस पे करेंगे, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि हम उसे ऑनरशिप को डिफेंड करने के लिए वो पैसा हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टू डिफेंड द ओनरशिप, टू मेंटेन द एसेट्स, है ना, टू कीप द एसेट्स इन ए वर्किंग कंडीशन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और चौथे नंबर पे जो डेली और रूटीन नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो भी क्या है? उनका बेनिफिट जो है आपको पता है 12 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होता, इसलिए वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। ये आपको डिफरेंस दे रखा है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू कौन से होते हैं? जिसका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है। कैपिटल क्या है? जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें एसेट से मिलता है। ये जो एसेट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, वो किस लिए किए जाते हैं? इनकर किए जाते हैं टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और ये क्या है? रैकरिंग नेचर के, रूटीन नेचर के होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रैकरिंग के, नॉन रूटीन नेचर के होते हैं। ठीक। जैसे मैंने बोला कि भाई अब हम मशीनरी, मशीनरी रोज रोज, मशीन रोज रोज थोड़ी ना खरीदते हैं, बिल्डिंग रोज रोज थोड़ी ना खरीदते हैं, तो वो क्या हो गए? नॉन रैकरिंग नेचर के हो गए। उसके बाद इट इज़ ए रूटीन एक्सपेंडिचर इनकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रोजाना हम लोग रेंट रोज हर महीने पे करते हैं, सैलरी किसी न किसी एम्प्लॉय की आई रहती है, या फिर आप कह सकते हो महीने वाइज देते हैं, हर महीने देते हैं। वेजेस हफ्ते हफ्ते वाइज भी दे सकते हैं, डेली भी दे सकते हैं, है ना। और यहाँ पर किस लिए? एसेट के एक्वायर के लिए या परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है। जो क्या है? नॉट मेंट फॉर रीसेल है। ठीक है जी। एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बहुत सारी एग्जांपल है, रेंट, सैलरी, वेजेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ऑफिस स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे खर्चे रूटीन नेचर के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के आप कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन में लगा लीजिए, परचेज ऑफ बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, है ना। ये सब कुछ क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल्स हैं। चलिए अब आते हैं जी सबसे मेन एक्चुअली क्या है जो सबसे आपके लिए डिफरेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने फिर भी सुनी है, अच्छे से की हुई हैं, बट इसमें ज़्यादा बड़ी से आपको समझने की जरूरत है। डेफर्ड रेवेन्यू मैंने अब क्या बोला था? जो क्या है? इन बिटवीन रेवेन्यू और कैपिटल में कहीं फंसा हुआ है, इन बिटवीन रेवेन्यू और कैपिटल में कहीं फंसा हुआ है ना। अब डेफर्ड क्या है? एक्चुअली में रेवेन्यू की नेचर क्या होती है? जो क्या है एक्चुअली में रेवेन्यू की नेचर क्या है? जो क्या है? विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है जी। विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एक्सपायर हो रहे हैं। और कैपिटल क्या है? जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। ठीक है जी। मोर देन 1 ईयर या 12 मंथ्स, जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है। पर इसमें अगर नोट किया जाए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट इनकर होती है, इसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होती है। अब इन दोनों का ही थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है।
अब डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? एक्चुअली में वो खर्चा है रेवेन्यू नेचर का ही है, एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का ही है, बट ह्यूज अमाउंट होने की वजह से, ह्यूज अमाउंट होने की वजह से या उसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए मिलने की वजह से, उससे हम डेफर्ड रेवेन्यू का नाम दे रहे हैं। एक पेमेंट, एक्चुअली में एक पेमेंट जो हम कर रहे हैं, वो जो पेमेंट है एक्चुअली में है तो रेवेन्यू है तो रेवेन्यू है, पर उसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए मिलने वाला है, अमाउंट ह्यूज है, इस वजह से हम उसे क्या बोल रहे हैं? डेफर्ड रेवेन्यू। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल दे देते हैं, हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इनकर इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू लाइन या न्यू प्रोडक्ट, है ना? तो हमने हैवी एक्सपेंडिचर इनकर किया किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, सॉरी, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, न्यू प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हमने अच्छा खासा पैसा खर्च किया। जैसे कई कंपनी आपने देखा हो, स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से आज की डेट में हथकंडे अपनाए जाते हैं, है ना, तरीके अपना ट्रिक्स अपनाई जाती हैं कि किस तरीके से मार्केट में कोई क्या करता है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, मार्केटिंग के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है ना। कई कई क्या करते हैं, कमीशन, जो सेलर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनकी कमीशन इंक्रीज कर देते हैं। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ तरीके से अलग अलग तरीके अपना के उसको सेल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। शुरुआत में मार्केट में एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ना। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली में क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज बेनिफिट दोज एक्सपेंडिचर which are actually in the nature of revenue, but but due to the huge amount involved plus benefits provided from these expenditures are derived for more than 1 year. That's why it is stated as deferred revenue. ठीक है जी, कहते these are certain expenses which may be in the nature of revenue, but they provide benefit for more than 1 year in such expenditure has been incurred, है ना। The basic of charge is usually proportionate to the basis of कंज्यूम और रीप, है ना। जिस बेस मतलब जितने साल हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, उतने साल जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम करते हैं, है ना। हमें लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है हमें 3 साल मिलेगा, तो 3 साल के लिए हम इसका जो बेनिफिट है वो रिटर्न ऑफ करेंगे, एक्सपेंडिचर जो है मतलब राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ इज शोन ऑन द एसेट साइड। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपने क्या किया, 10 करोड़ रुपए किसी सेलिब्रिटी को पे करे। अब वो कहते हैं जी, आप कहते हो कि इसका बेनिफिट हमें 2 साल मिलने वाला है, ठीक है जी। अब इसका बेनिफिट हमें 2 साल मिलने वाला है, तो पहले साल आपने 5 करोड़ 5 CR जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिए, ठीक है जी। अब जो येट टू बी रिटर्न ऑफ है, येट टू बी रिटर्न ऑफ है, वो कितने हैं? ठीक है जी, 5 करोड़। 5 करोड़ येट टू बी रिटर्न ऑफ है। इस 5 करोड़ को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएंगे ये 5 करोड़ रुपए, ठीक है जी। ये 5 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएंगे। अगले साल ये P&L में एक्सपेंडिचर के तौर पे रिटर्न ऑफ हो जाएंगे, ठीक है जी। ये ट्रीटमेंट होता है जी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और एग्जांपल क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, R&D पे जो पैसा खर्च करते हैं, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही एग्जांपल है, ठीक है जी। तो कुल मिला के 3 तरीके के एक्सपेंडिचर हुए, रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, जो रूटीन नेचर के खर्चे होते हैं, जो एसेट को डिफेंड करने के लिए खर्चे होते हैं, जो एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं, है ना, वो सारे खर्चे क्या हैं,
एसेट को मेंटेन करने के लिए जो होते हैं रूटीन नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर होते हैं, जिनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं होता, वो रेवेन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स आर डिराइव फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, इसमें और क्या आ सकता है? अगर आपने कोई एसेट एक्विजिशन करी है, फिक्स एसेट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी मनी स्पेंड अगर किया है आपने, उससे हमें लॉन्ग टर्म, उससे क्या है, एसेट की सॉरी वर्किंग लाइफ बढ़ जाती है, एसेट की वर्किंग लाइफ बढ़ जाती है, तो मनी स्पेंड वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पांचवा, जो मनी स्पेंड किया है उससे क्या है एसेट के ऊपर, उससे क्या है एसेट की अर्निंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, तो वो एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, इन सभी की मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, किस तरीके से आपको, है ना, एक्सपेंडिचर को आपको बुक्स में ट्रीट करना होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस दिया हुआ है जी, डिफरेंस में आप देख ही सकते हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट वो 3 to 5 ईयर्स, और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का माना जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सबसे मेन बात होती है, ये कैश में कन्वर्टेड कभी नहीं हो सकते। वो कैसे? अब मान लीजिए अगले साल, जैसे हमने पहले साल 5 करोड़ राइट ऑफ कर दिए, अब बाकी 5 करोड़ अभी राइट ऑफ करने बाकी हैं, बाकी हैं अभी, बाकी 5 करोड़। अब ये बैलेंस शीट में कहाँ पर हमने दिखाए थे? बैलेंस शीट में एसेट साइड हमने शो कर रखे हैं। अगर मान लीजिए अब इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता, क्या हम इसे बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल जी, कुछ नहीं हो सकता इसका, इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ रिकवरी नहीं हो सकती। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कुल मिला के मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो 5 करोड़ है, इससे कोई रिकवरी तो होने नहीं वाली, इसलिए ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर मान लीजिए अपने 10 करोड़ की एसेट थी, 5 करोड़ अपने रिटर्न ऑफ कर दिए हैं, वो हो सकता है मार्केट में वो बिक सकती है ना, हो सकता है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की बिक जाए, मतलब कैश कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कि प्रैक्टिस आपको रेवेन्यू डेफ, ये सभी तीनों की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू, आपके उसके साथ क्वेश्चन विद आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ अकाउंट्स। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक होगा ये भी। ठीक है, इसलिए मैंने सेम लेक्चर में ही कवर कर दिया इसको। अब देखिए नेचर ऑफ अकाउंट्स, अब नेचर ऑफ अकाउंट्स से मतलब क्या है, आपको पता है, जितने भी हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ा, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, फिर आज आपने क्या पढ़ा? एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो वो सभी आइटम्स, सभी ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, है ना, जो एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं, या आप बोल सकते हो दो हैं, दो की आगे। ठीक है, कुल मिला के 3 कैटेगरीज होती हैं, है ना। एक आप बोल सकते हो पर्सनल, एक इम्पर्सनल, पर्सनल एक इम्पर्सनल। ठीक है, इम्पर्सनल में क्या आ जाता है? रियल और नॉमिनल। ठीक है जी, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हम तीनों अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से है पर्सनल, इम्पर्सनल में मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है, रियल और नॉमिनल। ठीक है, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर। पर्सनल अकाउंट जो है 3 कैटेगरी के होते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पर्सनल एक्चुअली में होता क्या है, जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन, पर्सन, नंबर एक, नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल, जैसे कि हम लोग हैं, है ना, संदीप सर हो गए, आप हो गए, है ना, हम लोग क्या हो, नेचुरल, नेचुरल, है ना, गॉड, भगवान के बच्चे हैं हम लोग, है ना। दूसरा आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? एक्चुअली में ये आप कह सकते हो क्रिएटेड है, क्रिएटेड पर्सन्स है। एक्चुअली में इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, इनका एक्चुअली में फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। नेचुरल में क्या थे? राम, श्याम, संदीप, मोहन, है ना, कोई भी नाम लगा लीजिए, तो वो लोग हो गए हम लोग। ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या हो गया? जो एक्चुअली में, जैसे कि हमारी आईसीएसआई लगा लीजिए, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट है ना, सीए इंस्टीट्यूट है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट है, बैंक्स हैं, ये क्या है? कंपनीज हो गई, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, यस बैंक, पीएनबी, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। एलआईसी है। ठीक है। और बहुत सारी जितनी भी संस्थाओं की आप एग्जांपल लेना चाहते हैं जिनको एंटिटी का सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या दिया जाता है? दर्जा दिया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, लीगली इन द आइज ऑफ लॉ, ना कि अकाउंट। ठीक है। इसलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। ठीक है। तीसरा होता है जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली में जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं, ये एक्चुअली में तो नॉमिनल नेचर के होते हैं। नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर के होते हैं, बट ड्यू टू द आउटस्टैंडिंग, ड्यू टू द प्रीपेड, ड्यू टू द एडवांस, ये क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पहली बात तो होता कौन है? रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जो किसी के बिहाफ पे किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, जो किसी के बिहाफ पर किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसे रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए वेजेस है या सैलरी है, सैलरी सैलरी जब पेड होगी तो वो नॉमिनल नेचर की बन जाती है। जब वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, मान लीजिए सैलरी जो है 31 मार्च को 15 दिन की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बन जाएगी? पर्सनल बन जाएगी। क्यों? हमने अब जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो किसी पर्सन को पैसे देने हैं, पर्सन आ गया ना बीच में। अब आप कहोगे वेजेस भी तो किसी पर्सन को देने होते हैं, पर वो तो दे दिए ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, पेड, पेड हो गया। जब पेड हो गया वेजेस तो वो नॉमिनल बन गया, आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो पर्सन आ गया, किताबों में तो शो हो गया ना। अब मान लीजिए, चलिए पहले मैं आपको नॉमिनल के बारे में ही बताता हूँ, ठीक है, फिर इनके रूल्स भी बता दूंगा। नॉमिनल क्या होता है? एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ये सारे जो है नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स आ जाते हैं। ठीक है जी। मतलब जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, इनकम होगी, प्रॉफिट होंगे, वो सब के सब किस में आएंगे? नॉमिनल नेचर में आएंगे। ठीक है जी। अब वापस आता हूँ जी। जैसे मैंने बोला सभी एक्सपेंसेस, अब सैलरी है, सैलरी पेड जब हुई तो वो नॉमिनल, सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्यों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? क्योंकि क्योंकि वो कुछ दिन के लिए बकाया है, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। ठीक है जी। इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो क्या है? एडवांस में हमने पे कर दी है, हार्डली 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, है ना, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस भी जो है वो क्या है? आउ अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन को हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है ना, आउटस्टैंडिंग जो है किसी पर्सन को देना है, इसलिए ये है पर्सनल नेचर। 3 तरीके के, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, एक रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में हम लोग आ गए, है ना, जो गॉड गिफ्टेड लोग हैं, है ना। तो दूसरा क्या हो गया? आर्टिफिशियल, जो मैन मेड, आप कह सकते हो मैन मेड पर्सनस हैं, कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गई, है ना, जिनका क्या है एक्चुअली फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। अब आईसीएआई है,
ठीक है, ये ICSI है, या ICMAI है, ये इनका हमारी CS इंस्टीट्यूट जो है उनका मेंबर से तो कुछ अलग है ही नहीं वो, है ना। मेंबर्स ही उन्हें चलाते हैं मिलजुल कर। तो कुल मिला के वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल है। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सब क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को। अब इसका रूल क्या है जी पर्सनल अकाउंट का? पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिससे पैसे लेने हैं उसे हम डेबिट कर देते हैं, जिसको पैसे देने हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेटर है, डेटर से पैसे लेने होते हैं हम उसे डेबिट कर देते हैं। डेटर क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद लोन, बैंक से लोन लिया है, पैसे देने हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, बैंक लोन को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। सिंपल सा सिर्फ इतना सा रूल है इस चीज़ का, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या है? दूसरे नंबर पे रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स आ जाती हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम्स जो हैं वो रियल अकाउंट में आ जाती हैं, है ना। जैसे कि कैश, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट मशीनरी। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब चीज़ें हो गई आपकी। कैश जो है वो तो एक्चुअली में करंट एसेट है। ठीक है, टेंजिबल है बट, ठीक है। इंटेंजिबल में क्या हो गया, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सब इंटेंजिबल में आ गई। ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है जी? अब इसका जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। मतलब अब कैश हमारे पास आया तो हम कैश को डेबिट करते हैं, कैश जब जा रहा होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। एसेट है फर्नीचर, फर्नीचर जब हमने खरीदा तो क्या हो गया, डेबिट। फर्नीचर जब बेचा तो क्या हो गया, क्रेडिट। बिल्डिंग जब हमने खरीदी तो क्या हो गया, डेबिट। बेची तो क्रेडिट। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात होती है। जब कोई गुडविल हमने पे करी तो गुडविल खरीदी है, देखा जाए तो एसेट है, वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है। तो गुडविल जब राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के मतलब क्या है कहने का, कि हम लोग जो रियल आइटम्स होती हैं उसमें डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, सिंपली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हो गया जी रियल अकाउंट का रूल। ठीक है। अब लास्ट पे चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में क्या होता है, मैंने आपको बताया इसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट्स, सब कुछ आता है इसमें, है ना। जो रूटीन नेचर, क्या कह सकते हो, एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स, है ना। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग इनकम और प्रॉफिट्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, रूल क्या हुआ नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है जी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम एंड गेन्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट। मतलब कोई भी रेंट, सैलरी, वेजेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कोई भी लॉस वगैरह हुआ, बैड डेट हुआ, है ना, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। इनकम हुई, सेल हुई, क्रेडिट। प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट। है ना, रेंट रिसीव, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट। ये सब चीज़ें इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिटेड होंगी। ठीक है जी। तो ये कुल मिला के 3 नेचर हुए अकाउंट्स के, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल में क्या चीज़ें आ जाती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा नॉमिनल, नॉमिनल में क्या आ जाएगा जी, नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। एक्सपेंसेस हमेशा, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है बच्चों, कहीं एक जगह पे नहीं है कि जर्नल में, लेजर में, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती हैं कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हमेशा डेबिटेड होते हैं, इनकम और गेन्स, इनकम, गेन्स और प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिटेड होते हैं। ठीक है जी। और तीसरा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में क्या आ जाता है, पर्सनल में 3 तरीके के आ जाते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल, एक रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में क्या आ गए, आपके हमारे जैसे लोग आ गए, राम श्याम मोहित, है ना, दीपक, ये सब आ गए। और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, जो क्या है एक्चुअली में मैन मेडेड है, जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गए, कंपनीज हो गई, है ना, कॉरपोरेशंस हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गई, ये सारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव में मैंने आपको बताया कि जो कुछ समय के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को, है ना, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। इसका रूल क्या होता है इन तीनों का, पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल नेचर के आइटम का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें क्या हैं। ड्राइंग्स, सबसे पहले कैपिटल, सॉरी, कैपिटल किसकी लगी होती है, कैपिटल, कैपिटल किसकी लगी होती है, पर्सन की। अब मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल क्या है, पर्सनल नेचर की, अगर मैंने लगाई है तो वो क्या हो गई, नेचुरल पर्सनल हो गई। ठीक है। दूसरा ड्राइंग, अगर कैपिटल पर्सनल है तो ड्राइंग भी तो पर्सनल ही हो गई ना, अगर कैपिटल पर्सनल है तो ड्राइंग भी तो पर्सनल ही हो गई। तीसरा राम अकाउंट, राम क्या है, नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन क्या होता है, पर्सनल नेचर, नेचुरल पर्सनल हो गया। बैंक अकाउंट, ये भी बैंक क्या है, बैंक में हमारा पैसा लगा है तो बैंक क्या है, पर्सनल। ये कौन सा पर्सनल हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल हो जाएगा। ठीक है जी, बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो वही होगा, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन। ए एंड कंपनी, ए एंड कंपनी, अब ये इंडिविजुअल है तो सिंपल आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन हो जाएगा। अगर फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ये कंपनी है सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा फिर, हो जाएगी आर्टिफिशियल पर्सन। ए लिमिटेड, आर्टिफिशियल पर्सनल। आउटस्टैंडिंग, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये भी सेम, है ना, कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये क्या है, ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रीपेड इंश्योरेंस सेम। कमीशन अकाउंट, ये क्या है, सिंपली नॉमिनल। एक्सपेंडिचर है जी, ठीक है जी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ये भी आपको बता देता हूँ साथ साथ, डेबिट है कि क्रेडिट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये भी क्या है, नॉमिनल नेचर क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो ये भी डेबिट होगा। बैंक इंटरेस्ट, अब यहाँ पर अगर मिला है, सपोज कर रहा हूँ मैं, बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नॉमिनल पर होगा क्या, क्रेडिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉमिनल, डेबिट। इंटरेस्ट पेड है, साफ साफ लिखा है, तो नॉमिनल, डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट, ये क्या है जी, रियल है, ठीक है जी, ये क्या होगी, डेबिट होगी, एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कॉपीराइट, ये भी क्या है, रियल है, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स भी सेम है। बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये क्या है, लॉस, लॉस क्या होता है, नॉमिनल। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। बैड डेट रिकवर्ड, अब बैड डेट रिकवर्ड हुआ है, ये है तो नॉमिनल है, बट होगा क्या, क्रेडिटेड, इनकम है हमारी, है ना। बैड डेट रिकवर्ड हो, बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है कि पिछले किसी साल में या किस पिछले साल या इसी साल हमने बैड डेट रिकॉर्ड किए थे, पर साल एंड होते होते हमारे पास उस बंदे के पैसे वापस आ गए, तो उसको हम बैड डेट रिकवर्ड शो कर देते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, एसेट, रियल है, तो डेबिट होती है। फर्नीचर, है ना, हम मान के चल रहे हैं कि
यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस है इसका। फर्नीचर ये भी रियल आइटम है, रियल अकाउंट है ना। टेंजिबल एसेट्स, लोन फ्रॉम राम। अब लोन किससे लिया है? राम से। राम कौन है? नेचुरल पर्सनल, है ना। तो ये क्या हो गया जी? नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है जी। लोन टू राम ये भी सेम हो गया जी। ठीक है जी। अब लोन फ्रॉम राम है तो ये क्या हो गया? क्रेडिट। अब लोन टू राम है, हमने लोन दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट है हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है, मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट है तो नॉमिनल हो गया, ये क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी क्या है? नॉमिनल नेचर क्या है? रिवैल्यूएशन आपको याद होगा प्लस 2 में अपने क्या किया? एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज आर ऑलवेज, वहाँ पर लॉसेज जो रिवैल्यूएशन होने पर जो भी लॉस होता था हम क्या करते थे? डेबिट। प्रॉफिट जो होता था उसको हम क्या करते थे? क्रेडिट कर देते थे। ठीक है जी। असाइनमेंट अकाउंट ये भी, जॉइंट वेंचर अकाउंट ये भी। ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट्स। सेल्स अकाउंट क्या होती है? इनकम। ठीक है, ये क्या है? क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद परचेज अकाउंट, एक्सपेंडिचर है, ये क्या होती है जी? डेबिट, नॉमिनल नेचर की है। सेल्स रिटर्न, सेल अगर आपको पता है क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। नेचर तो वही रहेगा ना, नॉमिनल। ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड अगर अर्नड की बात हो रही है तो इनकम है ना, तो वो क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, काइंड ऑफ। ठीक है जी। एक्रू एंड यहाँ पे हम मान रहे हैं एक्रू एंड रिसीव्ड। ठीक है जी। कैश रियल है। ठीक है जी। कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, ये दोनों की दोनों क्या है? एक्सपेंडिचर है, तो क्या हो गया? नॉमिनल हो गया। डेटर क्रेडिटर ये दोनों की दोनों क्या है? पर्सनल। यहाँ पे क्या मानेंगे हम? नेचुरल पर्सनल है। ठीक है जी। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव क्या है? हमारी इनकम। इनकम क्या होती है? नॉमिनल, क्रेडिट। ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये आपको पता है दोनों की दोनों पर्सनल है, नेचुरल वाले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, डेबिट होगा। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट, ये हम मान के चल रहे हैं अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है, तो ये एक्सपेंडिचर है तो डेबिट होगा। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल है। बैंक चार्जेस ये भी नॉमिनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। अब ये क्लासिफिकेशन की गई है सभी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू की, है ना, जो मैं आपको ऑलरेडी चीज़ बता भी चुका हूँ। ठीक है। ये आपको, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, चलिए इसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एसेट्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। नंबर एक, एसेट्स। एसेट्स क्या हो सकती हैं? टेंजिबल या इंटेंजिबल। ठीक है। उनकी एग्जांपल ये सभी कुछ है ना, ये हम पर पढ़ चुके हैं। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या होती है? क्रेडिटर, बिल पेबल, है ना, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होती हैं, है ना। जो शॉर्ट टर्म है वो क्या है? करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म को नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, ऑनर्स फंड है, यो क्या होता है? क्रेडिट होती है, और वो क्या है? पर्सनल नेचर की है। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में क्या हो गया? इनकम्स हो गई सारी, है ना। सेल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव, ये क्या होती हैं? नॉमिनल नेचर की और क्रेडिट होती हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी क्या है? नॉमिनल नेचर के। रेंट, रिपेयर, मेंटेनर, सैलरी, वेजेस, अपना ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ये सब कुछ क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये क्या होते हैं? नेचर क्या है इनकी? नॉमिनल अकाउंट, डेबिटेड होते हैं। अब आते हैं, बहुत ही एक्चुअली में रूल्स तो मैंने आपको साथ साथ बता ही दिए, है ना। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। ये चीज़ें मैंने आपको रूल्स तो ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। अब जो
मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा जो अकाउंटिंग है वो दो तरीके से हुआ करती है। एक जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने अभी तक आपको समझाई, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच आपको पता है थोड़ी सी हमेशा हर चीज़ के लिए हम लोग हर चीज़ों को सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया आपने, कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी लेजर मेंटेन करनी है तो सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंगली हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। पर मॉडर्न अप्रोच में हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को कुल मिला के 1 2 3 4 5 कैटेगरी में बिल्कुल सिंपल वे में डिवाइड कर दिया। आपको कुछ रियल नॉमिनल अकाउंट उसका रूल क्या था कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एसेट है, एसेट इंक्रीज हुई है तो क्या हो गया, डेबिट। एसेट इंक्रीज हुई है तो क्या हो गया, डेबिट। एसेट डिक्रीज हुई है, एसेट डिक्रीज हुई है तो क्या हो गया, क्रेडिट। मतलब एसेट आपके पास, अब एसेट इंक्रीज कब होती है, जब आप एसेट खरीदते हो। जब हम एसेट खरीदते हैं तो वो क्या होती है, डेबिट। जब एसेट परचेज करते हैं तो क्या हो जाती है, इंक्रीज, है ना। परचेज करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है। और जब उसको डेप्रिशिएट करते हैं या बेचते हैं तो डिक्रीज हो जाती है। तो उस समय क्या होगी, डेप्रिशिएट एसेट क्या हो जाएगी, एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कोई भी एसेट है ना, चाहे वो अब मान लीजिए टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट लगा लीजिए, चाहे वो अब कैश लगा लीजिए, है ना, कोई भी एसेट लगा लीजिए, डेटर वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, है ना। डेटर्स लगा लीजिए, बीआर लगा लीजिए, करंट एसेट, मतलब किसी भी नेचर की एसेट्स है, रियल है या फिर पर्सनल नेचर की है। अगर वो इंक्रीज हुई, डेटर मान लीजिए, अब देखिए ना, सपोज कीजिए पहले हमारी बुक्स में डेटर कितने थे, 1 लाख रुपए के थे। अब हमने किसी को उधार दी, उधार दी 10,000 रुपये की गुड्स, जिससे क्या हुआ, डेटर हमारे बढ़ गए, डेटर इंक्रीज हो गए, 1,10,000 के हो गए, 10,000 इंक्रीज हुए तो डेटर क्या हो गए, डेबिट। डेटर क्या हो गए, डेबिट। ठीक है। उसके बाद किसी ने अब हमें पेमेंट कर दी, डेटर ने पेमेंट कर दी, 5,000 की पेमेंट कर दी, तो पैसा आ गया, डेटर कम हो गया। अब आपको पता ही है, इतना तो समझते ही हो ना, कोई डेटर हमें पैसा दे देगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब एसेट जब इंक्रीज हुई तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हुई तो क्रेडिट, दैट्स इट। लाइबिलिटी में इसका उल्टा हो जाएगा, लाइबिलिटी जब इंक्रीज हुई तो क्या हो गया, क्रेडिट। लाइबिलिटी जब डिक्रीज हुई तो क्या हो गया, डेबिट। सेम कैपिटल में होगा, कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज हुई तो डेबिट, है ना। सेम कैपिटल के केस में होगा। एक्सपेंडिचर में तो पता ही है आपको, एक्सपेंडिचर जब इनकर होंगे, क्या एक्सपेंडिचर होंगे या इंक्रीज होंगे तो डेबिट। जब अपना इनकम, एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज हुए तो फॉर रेवेन्यू अकाउंट में क्या हो गया, एक्सपेंडिचर जब इनकर्ड हुए, इंक्रीज या डिक्रीज ना समझिए, इसको आसान तरीका और बताता हूँ। देखो ना, इन दोनों को आप समझिए, इकट्ठा दिया हुआ है, इसको आप इकट्ठा साइमल्टेनियसली लीजिए, फिर मैं आपको इनके अकॉर्डिंगली बताता हूँ। एक्सपेंडिचर जब इनकर्ड हुए तो डेबिट, इनकम जब एक्रू हुई तो क्रेडिट, है ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ी ना होते हैं यार, एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ी ना होते हैं। एक्सपेंडिचर जब हुए तो डेबिट, इनकम जब हुई तो क्रेडिट, दैट्स इट। इतनी सी बात है ना। और यहाँ पे रेवेन्यू नेचर की बात हो रही है, रेवेन्यू का मतलब है ना, हमारी इनकम जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज हुए मतलब हुए तो डेबिट, घटी घटे तो क्रेडिट हो जाएगा, है ना। मतलब सिंपल इन दोनों का सम अप कर सकते हो। एक्सपेंडिचर जब हुए
तो डेबिट, इनकम जब हुई तो क्रेडिट, दैट्स इट। तो बड़ी सिंपल सी बात हुई, एक्सपेंडिचर इंक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। गिनती के 5-6 पॉइंट में ही सारा का सारा फंडा क्लियर। ठीक है जी। तो ये बेस्ट वे होगा आपको सभी किसी भी तरीके के अकाउंट्स को हैंडल करने का। अब इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आपका प्रैक्टिकल एक लेक्चर लगाएंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जो आपके सभी चैप्टर्स में आगे बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों।